हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में क्लास 12 के लिए, जिसका नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। इसमें मैं आप लोगों को सारे इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट है वो मैं क्लियर करा दूंगा कि बुक में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। दूसरा चीज़, इसमें से कुछ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप अगर वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको एमसीक्यू के लिए अगर कोई वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिकी वर्चस्व के बारे में और उसमें हम लोगों ने एक बात भी पढ़ी थी कि वर्चस्व से निपटने के लिए हम संस्था बना सकते हैं। ठीक है, यानी मिल करके काम कर सकते हैं जिससे कि वर्चस्व से निपट सकते हैं। तो इसमें हम लोग वही देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए विश्व ने क्या रुख अपनाया, जिसमें से एक है तुम्हारा यूरोपीय संघ के बारे में इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। ये भी एक क्षेत्रीय संगठन है, आसियान भी एक क्षेत्रीय संगठन है। और एक देश के बारे में बात करेंगे, चीन के बारे में, जो कि वर्चस्व से निपटने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो ये कहता है कि शीत युद्ध के बाद यूरोपीय संघ, आसियान और चीन अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक रूप, ठीक है, वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरे। यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में आपको मार्शल योजना भी पढ़ने को मिलेगा। मार्शल योजना क्या है समझा देता हूँ आप लोगों को। जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चली, जिसके बाद शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो शीत युद्ध के दौरान जो यूरोप था, यूरोप का अधिकांश जो देश था, पूर्वी वाला भाग सोवियत संघ के साथ था और पश्चिमी वाला भाग अमेरिका के साथ था। तो ये जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश, पश्चिमी यूरोप के जो देश, ठीक है, जिनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था द्वितीय विश्व युद्ध में, अमेरिका ने उन लोगों को आर्थिक सहयोग दिया। ठीक है, और इस आर्थिक सहयोग को देने के लिए उसने एक योजना लाई 1948 में, जो कि मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस मार्शल योजना में, ठीक है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। ठीक है, इसी योजना के तहत क्या किया गया, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, बाद में यही यूरोपीय संघ का रूप ले लिया। ठीक है, जिसमें, ठीक है, स्थापना की गई जिससे कि पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिल सके। 1989 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन किया गया। ठीक है, और इसके बाद ही जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था वो एक राजनीतिक रूप ले लिया। 1992 में एक संधि हुई जिसका नाम है maastricht संधि, और इसी संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हो गया। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का जो गठन है यानी स्थापना 1992 में हुआ है, लेकिन इसकी इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूरोपीय संघ का आखिर उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है पॉइंट वाइज कि एक समान, ठीक है, विदेश और सुरक्षा नीति कायम करना था। जो भी इस संघ में सम्मिलित हैं वो सभी देश मिल करके, ठीक है, एक समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति कायम करना चाहते थे। आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर एक दूसरे का सहयोग करना था। एक समान मुद्रा का चलन भी था इन लोग का। याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का एक अपना मुद्रा है जो कि यूरो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक समान मुद्रा का चलन करना था इन लोगों को, और वीजा मुक्त आवागमन करना था। यानी यूरोपीय संघ में जितने भी देश सम्मिलित है उस देश के नागरिक, ठीक है, अन्य देशों में भी बिना किसी वीजा का घूम सकते थे, ऐसा प्रावधान करना था। अन्य देश मतलब जो यूरोपीय संघ में सम्मिलित है। ठीक है, तो इस तरह का इसका उद्देश्य रहा यूरोपीय संघ का। उद्देश्य की प्राप्ति को देख लेते हैं कि आखिर उद्देश्य की प्राप्ति में कितना हद तक सफल हो पाया। तो पहले तो ये एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था थी, लेकिन बाद में बदल करके वो एक, ठीक है, राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य के तहत कार्य करने लगा तथा इसका एक अपना झंडा है। याद रखिएगा, इसका एक अपना झंडा है, अपना एक गान है, अपना एक स्थापना दिवस मनाया जाता है और अपना एक
मुद्रा है यूरोपीय संघ का, ठीक है। अन्य देशों से सहयोग के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है, ठीक है। और इन लोगों ने यहाँ तक भी सफलता हासिल कर लिया है कि लगभग एक समान इन लोग का जो सुरक्षा नीति है वो मिलता जुलता है, विदेश नीति और सुरक्षा नीति, जो कि इसका उद्देश्य था उसमें सफल भी काफ़ी हद तक रहा है। यूरोपीय संघ का जो झंडा है, ठीक है, उसमें याद रखिएगा 12 सितारे हैं, जिसका कलर कैसा है, गोल्डन यानी सोने की कलर का है वो, ठीक है। ये भी याद रखिएगा 12 सितारे हैं इस झंडे में। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक के बारे में भी आप जान लीजिए। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी, ठीक है। और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद था वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा था। अब तक अमेरिका को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन अब इस यूरोपीय संघ ने, ठीक है, यानी यूरोप के कई देशों ने जो मिल करके एक संगठन बनाया यूरोपीय संघ, अब इसका अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी ज़्यादा था। इसकी अपनी एक मुद्रा है जो कि यूरो है, और वो अमेरिकी जो डॉलर है उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है। यानी अभी इंटरनेशनल मामले में हम लोग जब मनी का आदान प्रदान करते हैं तो वो डॉलर के रूप में होता है, क्योंकि वो एक पावरफुल करेंसी है, ठीक है। लेकिन आने वाला समय में ऐसा देखा जा रहा है कि यूरो जो है वो अमेरिकी डॉलर को जो वो टक्कर दे सकती है, ठीक है। विश्व व्यापार में इसकी साझेदारी जो है अमेरिका से 3 गुना है, और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव जो है वो यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका के सभी देश में लगभग ये फैल चुका है। इसके 2 सदस्य देश, बात करते हैं ब्रिटेन और फ्रांस के, तो दोनों ही देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। गाइस, हो सकता है कहीं पे लिखने में, टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे परिषद है, ठीक है, तो ये सब कुछ लिखने में, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी नई नीति वगैरह लाई जाती है तो यूरोपीय संघ उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। काफ़ी हद तक ये प्रभावित भी करता है उसे। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है, ये लोग परमाणु संपन्न देश भी है, ठीक है। यानी यूरोप के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो परमाणु संपन्न है, यानी इन लोग की सैनिक भी जो है वो काफ़ी ताकतवर है। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ कमजोरियां भी रही होंगी इस संस्था की, तो कुछ कमजोरियों को भी देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ की कमजोरी क्या है देख लीजिए। इसके जितने भी सदस्य देश है सबकी अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है, और कभी कभी इन नीतियों का ये लोग एक दूसरे के विरोध में, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट में भी प्रयोग में लाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है ना, आपसी जो रिलेशनशिप है इन लोग का वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, ठीक है, वो खराब होता है इन लोग का, कभी कभी बिगड़ भी जाता है रिलेशनशिप आपसी। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर के नाराजगी है, ठीक है। जब यूरोपीय संघ ने यह निर्धारित किया कि इसके सदस्य देश, सभी देश यूरो को अपना मुद्रा मानेंगे, तो उनमें से कुछ देश ऐसे भी थे जो लोग नाराज थे इस बात को लेकर के, ठीक है। जैसे कि डेनमार्क और स्वीडन। जब मास्ट्रिक्ट की संधि हुई थी तब ये लोग यूरो को अपने देश का करेंसी मानने से इनकार कर रहे थे, ठीक है। तो इस सब को लेकर के भी विवाद है इन लोगों के बीच में। ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। अब जिसमें से ब्रिटेन है वो क्या हो गया, इससे अब अलग हो गया। हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ देश इससे अलग हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की खामियां हैं, जिस कारण से आने वाला समय में यूरोपीय संघ टूट भी सकता है। तो दोस्तों ये तो था यूरोपीय संघ के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आसियान के बारे में हम लोगों को क्या क्या जानना है, ठीक है। देखिए, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए आसियान का विस्तारित रूप, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। स्थापना तो 1967 में हुआ था, 8 अगस्त 1967 में। 5 देश मिल करके इसको किया था, ठीक है, और वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। और किसके तहत हुआ था, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर हुआ था तहत, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आसियान का स्थापना हुआ था वो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोग जो देखा, यूरोपीय संघ काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा था संस्था बना करके, ठीक है। यूरोप के सभी देश संस्था बना करके बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहे थे। तो इन लोगों ने भी सोचा हम लोग भी एक संस्था बनाते हैं, और देख करके इन लोगों ने भी एक संस्था बनाया जिसका नाम आसियान रखा। और इसमें सदस्य देश जो थे वो आर्थिक विकास को तेज़ करना था, यानी आसियान में सम्मिलित जितने भी देश थे उनके विकास की जो दर थी उसे और भी ज़्यादा तेज़ करना था। सदस्य देश एक दूसरे के सामाजिक और आर्थिक विकास को सहयोग देंगे, ठीक है।
तथा एक दूसरे के प्रति जो भी इन लोगों का विवाद चल रहा है उसे बातचीत से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यह था आसियान का उद्देश्य। ठीक है, आसियान का उद्देश्य जो है दोस्तों, ठीक है, आप देख लीजिए, इसे आसियान शैली भी कहा जाता है क्योंकि ये लोग अनौपचारिक, टकराव रहित, ठीक है, और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश किया है। इन लोग आपसी में बहुत ही ज़्यादा मेल मिलाप है दोस्तों। इसी मेल मिलाप के कारण जो है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अभी विकास भी कर रहा है, जो कि यूरोपीय संघ में इसी चीज़ की कमी थी। ठीक है, तो ये जो इन लोगों की शैली है आपसी मेल मिलाप की दोस्तों, इसे ही आसियान शैली के नाम से जो है दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं आसियान का प्रमुख स्तंभ। ये 3 स्तंभ पे खड़ी है आसियान। ठीक है, पहला आसियान का सुरक्षा समुदाय। ठीक है, पहला स्तंभ है। इसका काम क्या है दोस्तों, तो ये क्षेत्रीय विवाद को क्या करता है ना, बातचीत से हल करता है। ठीक है, तथा एक दूसरे पर वो सैन्य कार्यवाही ना करे, ऐसा ये लोग ले करके चलते हैं। अगर कोई भी विवाद हो तो उसे बैठ करके आपस में बातचीत करके सुलझा लेना है। ठीक है, मतलब सैन्य कार्यवाही का मौका ना आए। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सैन्य कार्यवाही नहीं करेंगे। दूसरा क्या ना, आसियान आर्थिक समुदाय है। इसका उद्देश्य यही है कि आपस में, ठीक है, जो भी आर्थिक सहयोग हो वो एक दूसरे को करेंगे। ठीक है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हर क्षेत्र को, मतलब सदस्य क्षेत्र को जो भी मतलब पीछे छूट गए हैं या फिर वो अविकसित हैं, ठीक है, तो उन लोग को आर्थिक मदद करेंगे ताकि वो देश भी विकास कर सके। इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, इन सब को भी ले करके, ठीक है, कभी कभी क्या होता है तो एक देश का दूसरे देश से झड़प चलता है। ठीक है, उसको भी क्या करना, बातचीत से सुलझाना है। तो ये 3 इसका स्तंभ है, आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे चीन के बारे में। ठीक है, माओ के नेतृत्व में चीन का विकास हुआ था, याद रखिएगा। और साम्यवादी चीन की स्थापना कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। चीन के साम्यवादी अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, अब इसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ठीक है, आप उसे भी ध्यान रखिएगा। चीन ने समाजवादी, ठीक है, अर्थव्यवस्था खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। ठीक है, तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था तो खड़ा करेगा, लेकिन किस पर, औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो यानी ये लोग उद्योग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, औद्योगिक के आधार पर ये लोग जो है ना अपने देश का विकास करेंगे। और इसके लिए इसने क्या किया, अपने देश का जितना भी संसाधन था सब उद्योग पर लगा दिया। चीन अपने नागरिकों को रोजगार दिया, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया। ठीक है, सामाजिक कल्याण भी बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, जितने भी योजनाएं इसकी आए वो सारे के सारे विकसित थी। ठीक है, और ये जितने भी विकसित देश थे उससे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था। ठीक है, बस एक ही चीज़ ऐसा था जो कि चीन को शायद पीछे ठहरने पर विवश कर दिया, और वो था यहाँ की बढ़ती जनसंख्या। चीन की जनसंख्या विश्व की 1 नंबर में आती है और सेकंड में भारत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जनसंख्या थी चीन की बहुत ही ज़्यादा थी, और ये बहुत ही बड़ी समस्या थी चीन के अर्थव्यवस्था को लेकर के। ठीक है, उसके विकास को लेकर के। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एक अर्थव्यवस्था जो होती है उसके 3 क्षेत्रक होते हैं, कृषि का, उद्योग का और सेवा का। और एक देश को तीनों में जो है ना संतुलन बना करके चलने की आवश्यकता होती है, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया, उसने उद्योग पर ज़्यादातर जोर दे दिया। इस कारण से क्या हुआ, कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित थी। ठीक है, यानी जिस तरह से इन लोग का घिसा पिटा पुराना तरीका चल रहा था वही तरीका से यहाँ पे कृषि हो रहा था, और इस कारण से उद्योग को जो ज़रूरत थी, जो कच्चे माल की ज़रूरत थी, उसे पूरा करने में असफल रहा ये। ठीक है, उद्योग पर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन कृषि पे इन्वेस्ट नहीं किया। और एक उद्योग को जो कच्चे माल सप्लाई करता है वो कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र ही करता है। ठीक है, चलिए अब चीन में हम लोग देखते हैं कि चीन ने सुधार के लिए कौन कौन से रुख अपनाए थे। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। 1972, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिए अमेरिका से इसने क्या किया ना, संबंध बना लिया था। याद रखिएगा जो चीन था वो सोवियत संघ के था, सोवियत संघ के साथ में था, लेकिन हुआ क्या कि इसने अमेरिका का बाद में जाकर के अमेरिका का पक्ष ले लिया और 72 में अमेरिका के साथ जाकर के मिल गया। ठीक है, अब चीन तो है वो पूंजीवादी देश है। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, इस पर भी पूंजीवाद का प्रभाव पड़ेगा। 1973 में चीन के एक प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था चाउ एन लाई। इसने क्या किया, तो कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा, यानी इन सब चीज़ों में वो उसने आधुनिकीकरण को अपनाया अमेरिका के मदद से। ठीक है, अब 1978 में क्या हुआ, चीन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था देंग सियाओपिंग, इसने आर्थिक सुधार के लिए, ठीक है, खुले द्वार की नीति को इसने अपना लिया। अब ये खुले द्वार की
नीति को अपनाया था। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो ये था चीन, ठीक है। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो 1978 में, ठीक है। इसके बाद 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो देंग सियाओपिंग ने। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा। 1982 में खेती को निजीकरण कर दिया गया। 1998 में उद्योग को निजीकरण कर दिया गया। साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चीन ने अपने अर्थव्यवस्था की अधिक सुधार के लिए 2001 में विश्व व्यापार संगठन में जाकर के शामिल हो गया। ध्यान रखिएगा कि जो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था, किस वर्ष? तो 2001 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था सुधार की पहल जो कि चीन ने अपनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या निकले। सुधार तो किया, बहुत सारे इसके सकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे होंगे। क्या क्या थे देख लेते हैं। पहला चीज़, तो चीन में समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक विकास का लाभ एक समान नहीं मिला। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी पर आधारित है, तो अमीर लोग अमीर हो गए, गरीब लोग गरीब हो गए। सभी मतलब समाज में जितने भी वर्ग थे सभी को एक समान लाभ इसका नहीं मिला। चीन भी पूंजीवादी तरीकों को अपनाया, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चीन ने पूंजीवादी तरीकों को अपनाया, यानी जितना भी सरकारी क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, सबको नीलाम करके उसको पूंजीवादी कर दिया। कृषि को भी पूंजीवादी कर दिया, उद्योग को भी पूंजीवादी कर दिया। तो सरकारी रोजगार में कमी आई और इस कारण से आम नागरिकों को रोजगार नहीं मिलने लगा। तो इससे क्या हो गया, चीन में बेरोजगारी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ऊपर से जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। अब चीन में जो महिला थे, ठीक है, उस महिलाओं का रोजगार में, उसके काम में, उसके हालात में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। यानी चीन में महिलाओं की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय हो गई, ठीक है। गांव व शहर के और तटीय मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में आय में काफ़ी अंतर आ गया। जहां शहर के लोग रह रहे थे वहां वो लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इनकम कर रहे थे, वहीं गांव के लोग इनकम नहीं कर पा रहे थे। अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा फासला आ गया था। दूसरा चीज़ क्या है ना, विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाया था। औद्योगिकीकरण में बढ़ावा मिला चीन में, तो उद्योग तो हमेशा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो चीन का भी जो पर्यावरण था वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हो चुका था, बहुत ज़्यादा विनाश किया पर्यावरण का, ठीक है, औद्योगिकीकरण ने यहाँ का। और इसके बाद जब रोज़गार यहाँ पर नहीं था, इसके अलावा आय में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था, कमाई उमाई में, तो लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए क्या करने लगे, भ्रष्ट हो गए, गलत सलत रास्ता जो है अपनाने लगे। और इस तरह से चीन में जो है ना भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ गया था, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं, चीन और भारत के बीच में कई सारे विवाद भी रहे। इन विवादों का कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या क्या इसमें है आपको बता देता हूँ कि विवाद के कारण क्या। तो 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया था, ठीक है। और उसके बाद भारत चीन का जो सीमा है उस सीमा के पास में भारत के लोग जो बस्तियां बस रहे थे भारतीय क्षेत्र में ही, उन्हें बसने से वो मना कर रहा था। इस कारण से दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया। चीन ने भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपना कब्जा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा दोस्तों, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, ठीक है। वो कब्जा करना चाहता था अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। चीन पाकिस्तान को भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए, ठीक है, सहायता करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, हर कोई जानता है कि चीन जो भारत में जो भी आतंकवादी गतिविधि अपनाता है, ठीक है, इसकी औकात नहीं है। तो ये भड़काता है कौन? तो इसे चीन भड़काता है, ठीक है। चीन जो है भड़काता है पाकिस्तान को भारत के प्रति, ठीक है। तभी जो है पाकिस्तान भारत से जो है वो युद्ध करते रहता है, ठीक है, झड़प होता है, ठीक है। तो आग लगाने वाला यहाँ पे चीन है, ठीक है। इस कारण से भी भारत और चीन के बीच जो है जो संबंध है वो थोड़ा बिगड़ रहा है। चीन जो है भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है। देखिए भारत भी जो है अभी परमाणु संपन्न देश हो चुका है, ठीक है, और इस बात को लेकर के चीन जो विरोध करता है, ठीक है। भारत ने अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन चीन ने उस पर वीटो पावर का प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पर चीन जो है अधिकांश जो वीटो पावर का जो प्रयोग करता है अधिकतर,
वो भारत के ही खिलाफ प्रयोग करता है। इस कारण से भी दोनों के बीच में झगड़ा का एक कारण है, ठीक है। इसका एक योजना भी है चीन का, वो है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा योजना बना रहा है, विश्व का सबसे बड़ा ये सड़क निर्माण कर रहा है, ठीक है, जो कि चीन के लगभग सभी देशों को वो क्या करेगा ना, वो जोड़ेगा। चीन के जितने भी मतलब ये है क्षेत्र है सबको वो जोड़ेगा। और ये जो रोड है वो POK से होकर के गुजरेगी। अब POK क्या है, तो ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान ने भी कश्मीर का कुछ इलाका को अपने क्षेत्र में कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है तो ये भारत का ही, आज नहीं तो कल ये भारत का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या कि अगर इस क्षेत्र से अगर ये रोड को अगर बना देता है चीन, तो फिर बाद में चीन अड़चन डालेगा POK पर, ठीक है। तो इस कारण से भारत जो है इस पर विरोध करता है। तो इस कारण से भी भारत और चीन के बीच क्या विवाद चलती है। अब देखिए बीच बीच में क्या है ना, दोनों के बीच में जो है ना झगड़ा को दूर करने का कोशिश भी किया जाता है, संबंध को सुधार करने का कोशिश भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या कोशिशें हुई वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। 1970 के दशक में, ठीक है, दोनों के बीच में व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख रहे हैं, ठीक है। दोनों व्यवहारिकता पर दोनों ने बहुत ज़्यादा विचार किया है, दोनों मिलजुल करके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 1988 में सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो चीन का यात्रा भी किए थे। दोनों देश में जो है ना सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में चाहे तकनीकी के क्षेत्र में, एक दूसरे का हमेशा से मदद करते आए हैं, ठीक है। दोनों के बीच में व्यापार भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और इस व्यापार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने की भी बात की गई है, जिससे कि चीन भारत में और भारत के लोग, ठीक है, चीन में आकर के जो है ना व्यापार कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके इन सब चीज़ों को भी लेकर के समझौता हो चुका है। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार में 60% सालाना के दर से बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत मिस्टेक है टाइपिंग में, उसे इग्नोर कीजिएगा। और ये बात तो मालूम है दोस्तों कि चीन और भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है। भारत में बहुत सारे सामान जो वो चाइनीज सामान उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैश्विक धरातल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत और चीन विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के साथ संबंध में एक जैसी नीति को जो है ना अपनाया हुआ है। तो ये यहाँ पर संबंध के क्या है कारण है। तो ये तीनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसपे मैं एक बार आप लोगों का ध्यान जो आकर्षित करना चाहता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें MCQ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा समय मिलने पर। काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ चुकी है इसलिए मैं वीडियो काफ़ी लेट से भी डाल रहा हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बनाऊंगा, आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा चीन को, ठीक है। आर्थिक बाघों की कोटि में कौन आता है, चीन। किधर, पूर्व में। अब देखिए 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था। तो ये जो था यूरोप का आर्थिक समुदाय था। क्या था, यूरोप का आर्थिक समुदाय, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, ठीक है। बाद में यही जो है दोस्तों 1992 में जो है दोस्तों जा करके जो है ना यूरोपीय संघ का रूप ले लिया, ठीक है। किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यवहार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र है। याद रखिएगा पंचशील का जो सूत्र है वो कौन से देश के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। भारत और चीन के बीच पंचशील का सिद्धांत किसके बीच हुआ है, भारत और चीन के बीच में। अच्छा, चीन और भारत के बीच मित्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 2006 को मनाया गया, ठीक है। देखिए यूरो क्या है दोस्तों, तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा है, ठीक है। यूरोपीय संघ जो है उसने एक समान मुद्रा को अपनाया है और वही यूरो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा 1962 में, ठीक है, जिसमें चीन की जीत हुई थी और भारत को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। देखिए आसियान की रचना किस घोषणा का परिणाम है, तो इसका सही जवाब होगा बैंकॉक घोषणा का, ठीक है। आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो ये 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। याद रखिएगा जितने भी आप संगठन पढ़ रहे हैं उस संगठन में वर्तमान सदस्य कितने हैं, उसका स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय आप याद कर लीजिएगा। 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप जो क्वेश्चन आएगा या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ास करके इस बार जो 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, अगर आप ये पीडीएफ को चाहते हो तो इस पीडीएफ को मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लास 12 नोट्स, मेरा ही एप्लीकेशन है। मैं कोशिश किया था बच्चों के लिए बनाने का, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत नोट्स बना करके डालता हूँ, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके वहाँ से ये पीडीएफ को आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ये पीडीएफ को वहाँ पर डाल दूँगा, ये और क्वेश्चन बैंक का जो पीडीएफ है उसे मैं वहाँ पर डाल दूँगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि आसियान का पूरा नाम क्या दोस्तों। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है यह, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत चीन के बीच पंचशील का सिद्धांत था जो, ठीक है, जो सिद्धांत है उसका समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। याद रखिएगा, पंचशील का जो समझौता कब हुआ था? 1954 में। किसके किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच में। खुले द्वार की नीति जो है, इसको आप मुक्त द्वार भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ओपन डोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नीति वो किस देश ने अपनाया था? तो ये चीन ने अपनाया था। चीन ने किस वर्ष खुले द्वार की नीति अपनाई थी दोस्तों? तो 1978 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। चीन में खुले द्वार की नीति किस शासक ने चलाया था दोस्तों? तो देंग सियांगओपेंग। याद रखिएगा, देंग सियांगओपेंग। मास्ट्रिक्ट संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1992 में हुई थी, और इसी संधि के तहत जो है यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ। नेक्स्ट, सेज का पूरा नाम क्या दोस्तों? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। 1949 में समाजवाद चीन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो माओ ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे दोस्तों? तो 12 सितारे हैं, और इसका कलर कैसा? तो गोल्डन कलर का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में। याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी, ठीक है। इसको मैंने एक बार और ऊपर में लिखा था, वहाँ पे डेट उसका थोड़ा मिस्टेक था, 1948 है, ठीक है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1957 में हुआ था, ठीक है। 1948 में मार्शल योजना आया, इसी के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना हुआ। फिर 57 में यही जो संगठन था, ठीक है, यह यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना इसी में किया गया, ठीक है। और बाद में यही चीज़ फिर क्या बना? 1992 में यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों ने नई मुद्रा यूरो को किस वर्ष अपनाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 2002 को अपनाया था, ठीक है। पूरब की ओर चलो की नीति किस देश ने अपनाई? तो भारत ने। याद रखिएगा, भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति किस वर्ष अपनाई थी? तो 1991 में। चीन ने विश्व व्यापार संगठन में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 2001 में शामिल हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ, ठीक है, मार्शल योजना क्या है वगैरह वगैरह, जो भी क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पंचशील के बारे में भी मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है यार, जिससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इसीलिए मैं इसे और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को इतना काफ़ी है। हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन आंसर को चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आप मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, ठीक है। नाम है क्लास 12 नोट्स। इसका फोटो आपको अभी दिख जाएगा वीडियो पर, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा फाइल है, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं वहाँ पर कि और भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस आप भी थोड़ा मदद कर दो यार, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और जल्द से जल्द दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, MCQ पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट करना मत भूलना यार। कमेंट करोगे तभी मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।